वेलकम टू द एनरिच एजुकेशन। सो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि आपके जेईई और नीट का जो पेपर आने वाला है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को लाइक एक वन शॉट में कवर करेंगे और हम है ना यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे ताकि इससे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आपको केमिस्ट्री का पहला टॉपिक मिलेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से मतलब है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कैसा होता है, देखो आपको पता है कि पूरी जो केमिस्ट्री है उसके बेस क्या है, एटम ही है। मतलब एटम ही तो है ना सब कुछ। हम लोग क्या करते हैं, वो जो एटम्स होते हैं उन्हीं के मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनके मॉलिक्यूल की रिएक्शन स्टडी ये सब करते हैं। तो बेसिकली एक फंडामेंटल यूनिट होती है एटम। तो इसी को हमको इसी का पढ़ना है। इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस टॉपिक को देखो सबसे पहले क्या हुआ, एटम की जो बात थी वो कई साल पहले हमारे जो महर्षि कणाद थे ना वो कर चुके थे। उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी तत्व की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कण। और उस कण को आप फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात किसने बोली थी, महर्षि कणाद ने। तो लेकिन ये जो है उतना पॉपुलर नहीं हो पाया था। इसके बाद कौन आया था, डाल्टन की थ्योरी आई थी। डाल्टन ने क्या बोला, डाल्टन ने बोला कि है ना एक जो मतलब किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम एटम बोलते हैं। और जो एटम है वो इनडिविजिबल होता है, मतलब कि आप उसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये उसकी दूसरी पोस्टुलेट थी। तीसरी पोस्टुलेट क्या थी, उन्होंने बोला कि है ना एटम जो है वो एटम कंसिस्ट ऑफ सम न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे हमारे पास 32 पार्टिकल्स और प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। ठीक है, ये किसने बोला था, ये बोला था डाल्टन ने। अब देखो क्या होता है इसके बाद, ये तो उन्होंने थ्योरी दे दी थी। फिर लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा डिफाइन नहीं हो पाया था कि एटम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब कुछ भी नहीं। क्या हुआ, सबसे पहले है ना थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, हमारे पास डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, जे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक कैथोड रे ट्यूब ली, एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ली। उसको उन्होंने क्या किया, जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे अपना ये वाली ट्यूब ली उन्होंने। ये वाली ट्यूब को क्या किया, एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी से जोड़ दिया। दोनों साइड एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी से जोड़ दिया। जब इसमें बैटरी से जोड़ा तो क्या हुआ, देखो इधर पे उन्होंने क्या लिया, एक कैथोड लिया और एक यहाँ पे एनोड लिया। मतलब ये ट्यूब थी, इस ट्यूब में उन्होंने एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया। इन एनोड और कैथोड को उन्होंने क्या किया, एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी से जोड़ दिया। जब इसको इस बैटरी से जोड़ दिया तो क्या हुआ, और यहाँ पे देखो ये जो ट्यूब थी ना वो वैक्यूम में, मतलब वैक्यूम पंप लगाया यहाँ पे। और ये जो गैस यहाँ पे गैस भरी वो कैसी थी, लो प्रेशर। प्रेशर लो था और वोल्टेज कैसा था, बहुत हाई। तो इस तरीके का एक सेटअप उन्होंने किया। और जब जैसे इस बैटरी को ऑन किया और बहुत हाई वोल्टेज दिया तो क्या हुआ, देखो जब उन्होंने एक बहुत हाई वोल्टेज दिया तो उन्होंने देखा कि है ना कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकल के एनोड की तरफ जा रही है। देखो कुछ रेज जो है वो एनोड की तरफ जा रही है, उनको कैसे पता चला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना यहाँ पे एक मटेरियल की कोटिंग की, एक मटेरियल की कोटिंग की जिसको हम क्या बोलते हैं, जेडएनएस। जेडएनएस एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग की। उससे क्या हुआ, उससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे है ना ये रेज आ रही है। ये कैसे पता चला, जो जेडएनएस होता है वो फ्लोरोसेंट होता है। फ्लोरोसेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है वो क्या होता है, ग्लो करता है। जैसे ही उस पर लाइट पड़ेगी वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। सॉरी, रेज पड़ेंगी वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो देखो ये रेज आके इससे स्ट्राइक कर रही थी और ये रीजन कंटिन्यूअसली ग्लो कर रहा था। तो उनको पता चला कि हाँ भाई यहाँ से कोई रेज है जो आ रही है। तो वो रेज को उन्होंने क्या नाम दिया, वो रेज को उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज। कौन से रेज, कैथोड रेज। देखो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए उन रेस को उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड रेस। ठीक है, अब ये जो कैथोड रेस थी ना, देखो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। क्या प्रॉपर्टीज थी, पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि ये ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का क्या मतलब है, एकदम सीधे चल रही थी। ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला, इन्होंने ना यहाँ पे एक व्हील रखा। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एक व्हील रखा। अब जैसे ही यहाँ से रेस जा रही थी
तो क्या हुआ, इस व्हील की जो शेडो है ना वो जस्ट इसके पीछे बनने लगी। इस व्हील की जो शेडो है वो जस्ट इसके पीछे बनने लगी। जैसे देखो, अगर मान लो इधर से धूप आएगी तो मेरी जो शेडो है वो मेरे जस्ट पीछे बनेगी, तो मतलब धूप कहाँ से आ रही है, एकदम स्ट्रेट आ रही है। तो इसी तरीके से जो रेज है वो एकदम स्ट्रेट जा रही थी, और ये कैसे पता चला, क्योंकि इस व्हील की जो शेडो थी उसको जस्ट एग्जैक्ट पीछे बन रही थी। तो हमने बोला कि भाई ये जो है कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब वो खुद कैसे है, नेगेटिवली चार्ज। आया समझ में? तो ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसका मतलब ये कैसी है, खुद नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। उसके बाद है ना, देखो अब उन्होंने बोला कि भाई कुछ रेज हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, और उनको हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज। तो उन्होंने बोला कि इसमें एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इसमें एक गैस भरी थी, तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग गैस भर के देखी। पहले एक बार हमने हाइड्रोजन भरी, फिर हीलियम भरी, अलग अलग गैस भर के देखी, और हमने क्या किया, E/m रेशियो निकाला। E मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और यहाँ पे हमने क्या, चार्ज बाय मास रेशियो निकाला। मतलब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और यहाँ पे हमने जो भी रेस ट्रेवल कर रही थी उनका मास, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास रख के देखा। तो कोई भी गैस भरो, कोई भी गैस भरो, हमेशा जो मास आ रहा था वो क्या आ रहा था, E/m का जो रेशियो आ रहा था वो सेम आ रहा था। मतलब हमने E क्या लिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, चार्ज ऑफ रेस लिया, ऐसा कह सकते हैं, रेस पे जो चार्ज था, और मास क्या लिया, जो रेस के पार्टिकल का जो मास था वो मास लिया, ठीक है। तो देखो ये क्या मास होता है, ये मास होता है, देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻34 ग्राम, ठीक है, -31 केजीज, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, -31 केजीज, -31 केजीज। अब है ना, या फिर 28 ग्राम्स, ऐसा कर सकते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, ये आपका केजी में मास आ गया, और इस पे जो चार्ज होता है, चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इस पे होता है चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और उसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजीज, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक पार्टिकल की डिस्कवरी कर ली जिसको हमने बोला इलेक्ट्रॉन, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, हमारे किसी भी एटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये कैथोड से निकल के जा रही थी, तो उन्होंने बोला यहाँ पे ये एटम प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, जब ये डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई अगर है ना कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, तो कुछ रेज है जो एनोड से भी कैथोड की तरफ आ रही है। अच्छा ऐसा है क्या, देखो कैसे, उन्होंने ना सेम ट्यूब ली, बस यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे एक परफोरेटेड कैथोड लिया, ठीक है। परफोरेटेड कैथोड लेने के बाद क्या हुआ, जब उन्होंने देखा यहाँ पे जब कोटिंग की, यहाँ पे जब कोटिंग की, तो उन्होंने क्या देखा, जब यहाँ पे उन्होंने कोटिंग की तो उन्होंने देखा कि यहाँ से भी कुछ रेज जो है वो वापस की तरफ, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है, ठीक है, वो क्या हो रही है, वापस एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है। अब देखो कोई अगर एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा है, मतलब कि वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज मतलब सॉरी, अगर कोई कैथोड की तरफ आ रहा है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि हमारा कैथोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इस तरीके से हमारे पास डिस्कवरी हुई किसकी, इस तरीके से हमारे पास डिस्कवरी हुई एनोड रेज की। किसकी डिस्कवरी हुई, एनोड रेज की डिस्कवरी हुई, ठीक है। एनोड रेज, एनोड रेज कहाँ से कहाँ जा रही थी, हमारी एनोड से कैथोड जा रही थी, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। पर है ना यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो E/m रेशियो था ना, वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आ रहा था। क्यों, देखो मान लो मैंने यहाँ पे पहली बार में हाइड्रोजन भरा, तो देखो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इन पे रेस पे क्या आ रहा था, चार्ज आ रहा था, जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे E का वैल्यू कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो आपका आ गया चार्ज। अब देखो मास, मास में क्या होता है, यहाँ पे जो हमने गैस भरी होती है ना, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन गैस भरी, तो इसको अगर मैं बहुत हाई वोल्टेज प्रोवाइड करूंगी तो क्या होगा, ये गैस जो है H+ और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो अब इलेक्ट्रॉन तो उधर की तरफ जाएगा जो जा रहा था, वो हमने पहले देख लिया। अब ये बच गया, तो देखो ये पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो किधर ट्रेवल करेगा,
वो आपका कैथोड की तरफ ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब आपको पता है हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो अब मैं इसका E बाय एम निकालूंगी तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। पर सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे एक हीलियम गैस भर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हीलियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो उधर जा रहे थे, पर इस बार देखो जो प्रोटॉन है वो चेंज हो गया, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ आ रहा था वो चेंज हो गया। इस बार क्या है, देखो चार्ज तो सेम ही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, उसमें तो कुछ अंतर नहीं आया। लेकिन है ना, देखो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, मास है, मास हीलियम का मास कितना होता है 4 AMU, अगर हम बात करें तो 4 AMU होता है। तो मतलब इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ये हो जाएगा आपका मास। तो देखो इस बार में E बाय एम रेशो ये आ रहा है, दूसरी बार में E बाय एम रेशो ये आ रहा है। जो ये कब आ रहा है, जब मैंने हाइड्रोजन गैस भरी है, ये कब आ रहा है, जब मैंने हीलियम गैस भरी है। तो भाई देखो इस बार E बाय एम रेशो अलग अलग हो रहा है, अलग अलग रेस के, अलग अलग गैस के लिए। तो हम बोल सकते हैं कैथोड रे से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, उनकी जो वैल्यू, उनका जो E बाय एम रेशियो होता है वो हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है, वो नेचर ऑफ गैस या जो भी आपने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर डिपेंड नहीं करता। करना भी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, किसी का भी हो भाई, समझ रहे हो ना, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लो वो भी इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन ले लो वो भी इलेक्ट्रॉन है, आपका कैथोड में जो आपने मेटल लिए गोल्ड का इलेक्ट्रॉन ले लो वो भी इलेक्ट्रॉन है, सबका इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे तो अलग अलग एटम में अलग अलग प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो अलग अलग दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो आपकी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है। ये जो रेज है इनको हम एनोड रेज बोलते हैं, ये कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसमें हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल था उसको हमने क्या बोला, प्रोटॉन, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, गोल्ड एस्टीन ने। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, ये तो हो गई हमारे पास वही, ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कैथोड रेज की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है। E बाय एम रेशियो इलेक्ट्रॉन से कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 1.6 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक है, ये अगर मैं इसको ग्राम में करूं तो ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, माइनस 28 ग्राम, और ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो देखो माइनस 24 बड़ा है, माइनस 24 बड़ा है ना, और ये वैल्यू कैसे है, छोटी। तो अगर आप डिनोमिनेटर बड़ा रखोगे तो E बाय एम रेशियो क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने क्या बोला कि कैथोड रेज की तरह इनकी जो E बाय एम है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, क्योंकि अलग अलग गैस के लिए कैटायन कैसा होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखो ये कुछ टेबल है, आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। देखो Z क्या होता है, Z किसी भी एटम में उसका एटॉमिक नंबर होता है। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम होता है। मान लो जैसे कि किसी उसमें, जैसे मैं बोलती हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, आपने सुना होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, आपने सुना होगा। तो मतलब यहाँ पे Z कितना है, Z हो जाएगा 1। Z क्या है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही किसके इक्वल होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर के इक्वल। किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल। ठीक है, अगर आप बोलो एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं ए से, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो वेरी करते हैं, हमको पता नहीं होता कि इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, वो मास पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपको मास दिया है और एटॉमिक नंबर पता है तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटॉन, देखो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए देखो मास है ना सेम ही होता है, बस ये होता है 1.675 और ये होता है 1.67।
तो सबसे हेवीएस्ट पार्टिकल कौन सा है आपका, न्यूट्रॉन सबसे हेवीएस्ट पार्टिकल है। देखो इस पे और इस पे चार्ज इक्वली होता है, लेकिन इस पे नेगेटिव में, तो इस पे किस में हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद अब मैंने तुमको बताया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब क्या होता है। तो देखो ध्यान से एक चीज यहाँ पे समझो, अगर मान लो आइसोबार, एक टर्म आती है हमारे पास आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, देखो केमिस्ट्री में आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, केमिस्ट्री में आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो अगर आपके पास आइसोबार मतलब अगर आपके पास एटॉमिक मास सेम हो जाए, क्या सेम हो जाए, एटॉमिक मास सेम हो जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आइसोबार। जैसे कि मान लो, जैसे कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 40। देखो पोटेशियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19, पर इसका एक आइसोटोप एग्जिस्ट करता है जिसका कि एटॉमिक मास कितना होता है, 40। ठीक है, इसके बाद आप क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन नहीं, आर्गन की बात करो, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, इसका भी एक आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक मास 40 होता है। तो देखो इन सब का एटॉमिक मास क्या है, सिमिलर, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। ठीक है, अब देखो एक होता है हमारे पास आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप मतलब कि जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, टोप्स प्रोटॉन्स, ठीक है, जिसमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, आइसोटोप्स है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं बोलूं हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है ना, तो इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, पर इनका जो एटॉमिक मास होता है ना, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास कैसा होता है, डिफरेंट होता है। जैसे देखो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एक एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास नंबर 2। इस एक तीसरा हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास नंबर 3। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। तो देखो हाइड्रोजन जो है ना, उसके नेचर में 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगर जैसे आपका H2O की जगह D2O हो जाए ना, तो हम उसको बोलते हैं हैवी वाटर, क्योंकि इसका मास इससे क्या है, थोड़ा सा ज्यादा। तो ये होते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, अब क्या होता है, देखो एक आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो देखो अब सेम न्यूट्रॉन्स तो हम देख के नहीं बता सकते, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ये क्या है, आइसोटोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिलिकॉन 1830, देखो 1830, और हमने क्या लिया, फास्फोरस 1531। तो देखो आपको पता है यहाँ पे जो लिखा है वो एटॉमिक नंबर है, और जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। तो मतलब यहाँ पे Z कितना है, 18। आपको पता है ये एटॉमिक मास होता है, ऊपर जो लिखा होता है, तो वो कितना है, 30। अभी मैंने आपको बोला था कि आपको अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, तो आप क्या करो, A में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो A में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो 20, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो अगर आप इसमें देखो, इसमें आपका A कितना दिया है, A दिया है 31, Z कितना दिया है 15। आप 31 में से 15 माइनस करो, कितना आएगा, कितना आएगा, 6। ये कुछ तो पेयर गलत हो गया शायद, या मैंने माइनस गलत किया, सही है। देखो ये पेयर, शायद ये पेयर में कुछ मिस्टेक है या फिर सही है। आप 30 में से 15 जाएंगे तो 15 बचेंगे, 31 में 16, यहाँ पे आएगा 16। ठीक है, और इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 16। तो यहाँ पे ये वाला, ये आइसोटोन नहीं होगा इसका। देखो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोटोन्स होंगे, क्योंकि आप 31 में से, ये क्या होगा आपका आइसोटोन्स। अगर आप 31 में से 18 माइनस करोगे, सॉरी 15 माइनस करोगे, 31 में से अगर आप 15 माइनस करोगे तो आपके कितना आ रहा है, 16। और ऐसे ही अगर आप 32 में से 16 माइनस करोगे तो भी कितना आ रहा है, 16। ये आपके क्या होंगे, आइसोटोप्स। या हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि ना कार्बन है, कार्बन ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और हम जनरली एटॉमिक मास क्या लेते हैं, 12, पर इसका एक और आइसोटोप एग्जिस्ट करता है जिसका कि एटॉमिक मास कितना होता है, 13। जैसे आइसोटोप मतलब ये,
मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास अलग। ऐसे देखो एटॉमिक इसका 20, इसका 19 का 38 होना चाहिए, लेकिन एक 40 वाला आइसोटोप भी एग्जिस्ट करता है। जैसे देखो नाइट्रोजन ये 7 और ये 40, तो आप यहाँ से इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा 7, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो भी 7, इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, तो ये भी क्या होते हैं आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज आती है हमारे पास लास्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो तो समझ में आ गया, सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 40, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 40। तो वैसे ही अगर मैं N2 देखूं तो N2 में कितने होंगे, एक N में 7 तो दो N में कितने होंगे 14। उसके बाद CO देखो, C में 6 और इसमें 8, 6 प्लस 8 ये भी कितने हो गए 14। तो ये स्पीसीज क्या कहलाती है आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे Cn माइनस, तो ये कितने हो गए 7 और ये 7 14। आगे समझ में? तो ये होते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस। अब देखो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो देखो अब क्या हुआ है, अब है ना सारे पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी है, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हो गई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हो गई। देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जब है ना मतलब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, उससे हमारे पास लिथियम की डिस्कवरी हुई थी, लेकिन वो उतना कुछ खास उसका एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो वो मतलब हम पढ़ते नहीं। और है ना आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्यों हुई, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई वो न्यूट्रल पार्टिकल था, तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसीलिए उसकी डिस्कवरी होने में बहुत टाइम लग गया। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए, प्रोटॉन डिस्कवर हो गए, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए। अब इन लोगों को लगा कि यार इनका मॉडल मतलब ये कैसे अरेंज होंगे एटम में। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो इनका कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट होगा मतलब एटम में। तो सबसे पहले जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, किसने की थी बोलो जल्दी, हाँ जे थॉमसन ने। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने है ना एक मॉडल दिया, किसने, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया, उन्होंने क्या बोला, देखो उनका मॉडल बहुत सिंपल था उन्होंने, जे थॉमसन, देखो इनका मॉडल कोई इतना काम का नहीं था, मतलब हमारे कुछ भी काम का नहीं था, बहुत जल्दी डिस्कार्ड हो गया था, लेकिन फिर भी हम इस मॉडल को पढ़ते हैं, एज अ ट्रिब्यूट पढ़ते हैं, क्योंकि यही पहला बंदा था जिसने एटम के मॉडल के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सोचा था, तो हम इसको क्या करते हैं, एज अ ट्रिब्यूट पढ़ते हैं। तो देखो जे थॉमसन ने क्या बोला कि है ना एटम में है इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होता है, उन्होंने बोला कि ये जो तुम्हारा एटम है ना वो पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर की तरह एटम है, मतलब एटम एक स्फीयर है जो पूरा का पूरा क्या है पॉजिटिवली चार्ज है। और दूसरा ये कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं कहीं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, कहीं कहीं क्या है इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है एम्बेडेड है। और उन्होंने ये बोला कि जितने नंबर ऑफ मतलब जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए एटम क्या होता है हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, उन्होंने दो पोस्टुलेट दिया, क्या बोला कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, उसमें कहीं 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 इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, और ये जो ओवरऑल पॉजिटिव मतलब ये जो ओवरऑल स्फीयर है इसको हम बोलते हैं एटम, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। और इसी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको बोला, हम इसको ना प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, मतलब जो पुडिंग होती है उसमें कहीं कहीं प्लम होता है ना, वैसे ही इसमें भी पॉजिटिव चार्ज में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन है। या फिर उन्होंने इसको है ना वाटरमेलन से भी कंपेयर किया। देखो वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है, आपने देखा है वाटरमेलन के अंदर एक रेड पार्ट होता है, ठीक है, वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, एक रेड पार्ट होता है। तो उसी में है ना उन्होंने बोला कि जैसा वाटरमेलन का रेड पार्ट होता है पूरा स्फीयर जैसा, वैसा ही पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे उसमें सीड्स होते हैं कहीं कहीं, वाटरमेलन में कहीं कहीं सीड्स होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे कहीं कहीं हमारा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये उन्होंने क्या बोला था, ये उनका मॉडल था। ठीक है, अब देखो ये जो मॉडल था ये ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब कि हाँ आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्यों, क्योंकि है ना जितना पॉजिटिव बोला उन्होंने उतना ही बोला नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। लेकिन देखो ये ना स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। स्टेबिलिटी को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, मतलब अगर इतना सारा पॉजिटिव चार्ज एक साथ प्रेजेंट है तो इनके बीच में तो भयानक रिपल्शन होना चाहिए, और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी भयानक रिपल्शन होना चाहिए।
तो इस हिसाब से तो तुम्हारा ये एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो जो थॉमसन थे वो क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर दिया, न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन किया, लेकिन है ना वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये स्टेबल क्यों है। अगर इतना सारा चार्ज एक साथ प्रेजेंट है तो ये एटम तो अनस्टेबल होना चाहिए। तो इस वजह से ये इनका एक ड्रॉबैक हो गया। और दूसरा इनका मेजर ड्रॉबैक क्या था, मेजर ड्रॉबैक ये था कि ये जो है ना, इसके जस्ट बाद एक रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को ये मॉडल फुलफिल नहीं कर रहा था। ठीक है, तो देखो ये है ना, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं फेल टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। देखो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपको रदरफोर्ड पढ़ा दूंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये एटम क्यों ये वाला मॉडल क्यों डिस्कार्ड हुआ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स है और जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो न्यूट्रल है। पर ये सफिशिएंट नहीं था, ये हाँ स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, और आगे जाके रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो देखो अब हम चलते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की तरफ। इसको हम रदरफोर्ड एक मॉडल भी बोलते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो इससे पहले मैंने कभी भी न्यूक्लियस का जिक्र नहीं किया, आपको पता है, लेकिन एटम में न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैंने नहीं बोला। तो हमने इसीलिए नहीं, क्योंकि इसके पहले लोगों को पता ही नहीं था कि न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस की जो कहानी आई वो रदरफोर्ड ने शुरू की। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला उन्होंने, रदरफोर्ड जो थे वो जो थॉमसन है उन्हीं का मतलब स्टूडेंट था। ठीक है, अब उन्होंने एक मॉडल दे दिया थॉमसन ने, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, ठीक है मैं ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक मतलब हमारे पास एक गोल्ड की फॉइल ली। ठीक है, एक गोल्ड फॉइल ली उन्होंने, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे उन्होंने एक गोल्ड की थिन फॉइल ली। ठीक है, बहुत थिन फॉइल ली, और क्या हुआ यहाँ पे मतलब एक उन्होंने पोलोनियम रखा। ठीक है, जिसमें यहाँ हल्का सा होल है, जिससे कि आपकी जो अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ से जा सके। देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल मतलब He2 पॉजिटिव, मतलब कि हमने हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये अल्फा पार्टिकल है। अब देखो इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, बहुत थिन गोल्ड फॉइल ली, उस गोल्ड फॉइल पे क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। ठीक है, उन्होंने उस थिन फॉइल पे अल्फा पार्टिकल फेंके, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो वो फेंक रहे थे वो तो क्या हो रहे थे, सीधे निकल रहे थे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या हो रहे थे, एकदम सीधे निकल रहे थे। देखो एकदम सीधे निकल रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ जो अल्फा रेस थी वो क्या हो रही थी, सीधे निकल रही थी। अब देखो सीधे निकल रही है, अब देखो मैं यहाँ से यहाँ तक चल पा रही हूँ, इसका क्या मतलब है कि मेरे बीच में कोई रुकावट नहीं है, मतलब कि ये स्पेस कैसी है, खाली है। पर अगर मैं सीधे चलते जाऊं और जो दीवार आएगी उससे टकरा जाऊंगी और मैं वापस आ जाऊंगी, मेरा मुंह में लगेगा और वापस आ जाऊंगी। तो देखो इसी तरीके से अगर यहाँ पे कुछ होता तो ये जो रेस थी वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो देखो उन्होंने जैसे अगर रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि जो एटम है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, तो देखो इसका मतलब यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और मैं क्या फेंक रही हूँ, मैं भी एक पॉजिटिव चार्ज फेंक रही हूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इससे डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। समझ रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, इससे डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है, सीधा निकल रहा है, सीधा निकल रहा है। इसका मतलब देखो ये जो हमारा थॉमसन का मॉडल था उसको एक्सप्लेन, थॉमसन का मॉडल इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि ये जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं वो आपके पेनिट्रेट क्यों कर रहे हैं। उनको तो पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए, उनको तो क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। समझ में आया, देखो वो क्यों डिस्कार्ड हो गया। अब देखो इनने क्या बोला, इनने ये बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है वो तो क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं। पहला पॉइंट इनका क्या आया, पहला पॉइंट इनका आया कि सब क्या हो रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है वो पेनिट्रेट हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने और फर्दर स्टडी की तो उन्होंने देखा कि है ना मोस्ट ऑफ द तो क्या हो रहे हैं, पेनिट्रेट हो रहे हैं, लेकिन कुछ क्या हो रहे हैं, जैसे ऐसे आ रहे हैं और अपने मार्क से डेविएट हो जा रहे हैं। मतलब आप जैसे पहले वाले क्या हो रहे थे, सारे के सारे सीधे निकल रहे थे, ये क्या हो रहे थे, कुछ ऐसे जा रहे हैं और जाके अपने मार्क से डेविएट हो जा रहे हैं।
जो उनकी लाइन थी उससे क्या हो रहा है, कुछ एंगल पे डेविएट हो जा रहे हैं। देखो ये एंगल दिया उन्होंने कि इस एंगल से वो क्या हो जा रहे हैं, डेविएट हो जा रहे हैं। उनको सीधे जाना चाहिए लेकिन वो क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये देखा, देख लेते हैं अपन। दूसरा उसने क्या बोला कि सम डेविएट फ्रॉम थीटा एंगल, मतलब कुछ जो है वो थीटा एंगल से क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ना बहुत, जब ये स्टडी लंबी चलती गई, उन्होंने देखा कि 20,000 में से एक, लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल जो था, जैसा गया था वैसा का वैसा ही वापस आ रहा है, जैसा गया था वैसा का वैसा ही वापस आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका देखो उसने क्या बोला कि a few, मतलब कि 20,000 में से एक क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। देखो इसका क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला, इसका कंक्लूजन ये निकाला कि देखो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। और वो हमको कैसे पता चला, देखो वो ऐसे पता चला, यहाँ पे वही हमने ZnS की कोटिंग कर दी, ठीक है, ZnS की कोटिंग कर दो आप। ZnS की कोटिंग जब करोगे तो देखो क्या होगा, ये सीधे निकल रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं। तो ये वाला जो रीजन था ना, ये कंटिन्यूअसली ग्लो कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, सीधे सीधे निकल रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है। फिर कुछ कभी कभी क्या हो रहा था, ये वाला रीजन ग्लो कर रहा था, कभी कभी ये वाला रीजन ग्लो कर रहा था। इसका मतलब हमने बोला कि भाई कुछ क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। उसके बाद ये जब रिफ्लेक्ट होके आया तो यहाँ पे भी तुम्हारी ZnS की कोटिंग थी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से पता चला हमको। तो पहला पॉइंट तो उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल्स हैं वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमने क्या बोल दिया, हमने बोला कि है ना बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, पहले पॉइंट, ये कंक्लूजन, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि एक एंगल से डेविएट हो रहे हैं। अब देखो हीलियम अल्फा पार्टिकल कैसा है, अल्फा पार्टिकल मैंने बोला तुमको He2 पॉजिटिव, तो ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज पार्टिकल है। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल डेविएट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां कोई ना कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, एक एंगल से डेविएट हो रहा है। अगर वहां पे कुछ प्रेजेंट नहीं होता तो वो डेविएट नहीं होता, सीधा निकल जाता। और वो जो चार्ज है वो थोड़ा मतलब कम अमाउंट में, ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है, कुछ डेविएट हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे है ना कुछ तो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। ये दूसरा कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन क्या था, तीसरा उन्होंने बोला कि भाई 20,000 में से एक टकरा के वापस आ रहे। अब देखो आप मुझे बताओ, जैसे मैं ये पेन फेंकूंगी, इस दीवार से टकराएगा, तो मुझे बताओ पेन वापस आएगा या दीवार पीछे जाएगी, ऑब्वियसली पेन वापस आएगा, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे एक कागज है और मैं उस पर पेन फेंकती हूँ, तो पेन वापस आएगा या फिर कागज पीछे जाएगा, देखो कागज पीछे जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो दो चीजें टकराएंगी तो वापस कौन आएगी, जो हल्की होगी, वापस कौन आएगी, जो हल्की होगी। तो देखो इधर से अगर ये वापस आ रहा है, मतलब क्या, ये किसी ना किसी एक बहुत हैवी चीज से टकरा रहा है, किससे टकरा रहा है, एक बहुत हैवी चीज से टकरा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर कुछ तो एक हैवी सा प्रेजेंट है, जिसमें कि एटम का सारा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और उसी को उन्होंने नाम दिया क्या, न्यूक्लियस। उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई वो किससे हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई हमारी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो ये सब कंक्लूड करके उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है ना, उसमें यहाँ पे तो एक बहुत पॉजिटिवली चार्ज इस न्यूक्लियस है, जिसमें कि सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसके आसपास है ना चार्ज पार्टिकल, यानी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये उन्होंने बोला। देखो इसके बाद एक चीज उन्होंने बोला कि देखो 20,000 में से एक ही वापस आ रहा है, इसका मतलब जो भी मास है या जो भी चार्ज है वो बहुत स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उन्होंने ये बोला कि जो न्यूक्लियस है ना, उसका साइज बहुत ही छोटा है। मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि अगर मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं यहाँ पे मैं क्रिकेट की बॉल रख देती हूँ और इससे 5 किलोमीटर तक की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूँ, तो उस रेडियस के सर्कल के बराबर अगर एटम है तो उस बॉल के बराबर न्यूक्लियस होगा।
समझे? तो इतना छोटा होता है हमारा न्यूक्लियस एटम का। तो ये कुछ फीचर्स थे। उन्होंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, इसका मतलब बहुत सारा स्पेस कैसा है, एम्प्टी है। उसके बाद जो सेंटर है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जिसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियस, जिसने कि पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को क्या किया, रिपेल किया। और जो होल मास है एटम का वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है। उसके बाद जो उसकी रेडियस है, न्यूक्लियस बहुत स्मॉल है, इसकी रेडियस 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो साइज और न्यूक्लियस है उसके कंपेयर में, एटम के साइज से कंपेयर में बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो ये था किसका मॉडल, रदर। तो रदरफोर्ड ने हमको ये दे दिया। थॉमसन ने हमको क्या दिया था, थॉमसन ने हमको दिया था ऐसा। ठीक है, अब हम इससे थोड़ी सही स्थिति में आ गए। पर देखो ये जो है ये तो एक एक्सपेरिमेंट है। अब इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने बोला, लोगों ने इस पे क्या किया, मैक्सवेल की थ्योरी लगाई, क्योंकि इन्होंने बोला कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके आसपास नेगेटिव चार्ज चक्कर लगा रहे हैं। तो मुझे बताओ, जैसे मान लो कि आप मस्त सुबह खा पी के दौड़ने गए, ठीक है, तो दौड़ने गए, क्या करोगे, एक राउंड लगाओगे, दो लगाओगे, तीन लगाओगे, उसके बाद तो थक जाओगे ना। ऐसा थोड़ी कि आज दौड़ना शुरू किया तो 5-6 साल तक दौड़ते ही रहोगे, नहीं। एक टाइम आएगा जब आप क्या होगा, थक जाओगे, मतलब थोड़ा धीरे दौड़ने लगोगे या फिर रेडियस कम कर लोगे, मतलब जो ग्राउंड है उसका उसका हाफ दौड़ोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, एक टाइम आएगा जब आप थक जाओगे और बैठ जाओगे, ठीक है, फिर आपको फिर से एनर्जी चाहिए ताकि आप फिर से दौड़ सको। तो देखो उन्होंने है ना इस पे क्या किया, मैक्सवेल की थ्योरी लगाई, ठीक है। मैक्सवेल की थ्योरी क्या बोलती थी, मैक्सवेल की थ्योरी ये बोलती थी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूम रहा है, मतलब एक चार्ज पार्टिकल अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूम रहा है, तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लूज करता है, कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लूज करता है। जैसे देखो ये अगर घूम रहा है, मान लो यहाँ पे घूम रहा है, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लूज करेगा 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 और अपने जो रेडियस है उसको छोटा करता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या होगा, न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, ठीक है। मैक्सवेल की थ्योरी क्या बोलती थी, मैक्सवेल की थ्योरी ने ये बोला, मैक्सवेल की थ्योरी पहले आ गई थी, उसको जब इस पे लगाया तो हम एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो कैसे, उन्होंने बोला कि अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव करता है तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लूज करता है और अपने रेडियस को क्या करता जाता है, छोटा करता जाता है। अब अगर ये छोटा करता जाएगा तो ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा जबकि ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा एटम कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर आपको भी पता है, सबको पता है कि जो हमारा एटम है वो स्टेबल है। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि इसका भी जो मॉडल है वो 100% करेक्ट तो नहीं है। मतलब इसने बहुत सारी चीजें हमको दे दी, लेकिन इसके बाद भी अभी हमारा ये जो मॉडल है स्टिल ये कुछ ना कुछ तो कमी इसमें है। तो देखो अब इस कमी को किसने दूर किया, इस कमी को दूर किया बोर ने। एक गलती थी इसकी कि ये बता नहीं पाया कि ये एटम स्टेबल कैसे है, मतलब ये जो एक चार्ज दूसरे चार्ज के अराउंड घूम रहा है तो इसकी जो स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसको स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टेबिलिटी पे क्या हो गया, एक क्वेश्चन मार्क लग गया। तो देखो अब की इसकी स्टेबिलिटी किसने एक्सप्लेन की, इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की बोर ने। तो अब हमको है ना बोर मॉडल पढ़ना है, पर बोर मॉडल पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो कि आपको बोर मॉडल और उससे रिलेटेड चीजें सीखने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी ये जो मॉडल की जो अभी कहानी चल रही है वो चल ही रही है, पर रदरफोर्ड ने हमको बहुत हद तक चीजें क्लियर कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके बाद फिर बोर्स मॉडल, ठीक है। देखो अभी क्या है, मतलब हमने वो पढ़ लिया रदरफोर्ड का मॉडल, हमको बोर मॉडल पे जंप करना है। लेकिन उससे पहले हमको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए ताकि हम वहां पे जब एनर्जी ट्रांजिशन वगैरह करें तो हमको दिक्कत ना हो कैलकुलेशन करने में। तो देखो क्या होता है, आप यहाँ पे देखो जो पार्टिकल का डुअल नेचर कंसिडर किया। डुअल नेचर मतलब कि वो है ना एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है और एज अ वेव भी बिहेव करती है। तो ये सब समझाने से पहले मेरे को कुछ बेसिक टर्म्स सिखाने हैं, वो मैं सिखा देती हूँ। देखो क्या होता है, सबसे पहले आती है आपके पास वेव।
आप बताओ, वेव सुनते से आपके दिमाग में क्या आता है? वेव सुनते से आपके दिमाग में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेव। तो देखो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेव। इसको हम क्या बोलते हैं? वेव। ये जो नेचर होता है, ये कभी अगर इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है तो ये क्या क्या हो जाता है? वेव। जैसे मान लो अगर कोई स्ट्रेट, ये सीधा ट्रेवल कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। और अगर ये इस तरीके से ट्रेवल करे तो हम इसको क्या बोलते हैं? वेव। तो देखो वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास वेवलेंथ। क्या होता है? वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ मतलब इसको हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो देखो आप यहाँ पे देखो, ये जो दो मैक्सिमम पॉइंट दिख रहे हैं ना आपके, इनको हम बोलते हैं ग्रेड्स। ठीक है, तो इन दो ग्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना लैम्डा, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, या फिर जो दो मिनिमम पॉइंट है थ्रोट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? थ्रोट्स। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसको भी हम क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू ग्रेड्स और टू थ्रोट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो देखो इसको किससे डिनोट करोगे? मीटर से। और मीटर, सॉरी, इसको किससे डिनोट करोगे? लैम्डा से। और उसकी जो यूनिट होगी वो किसमें होगी? यूनिट होगी आपकी मीटर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन आपको आने चाहिए, जैसे कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। ये कुछ कन्वर्जन है जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपको जनरली जो वेवलेंथ देंगे वो किस में देंगे? एंगस्ट्रॉम में देंगे, और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रख लो कि एंगस्ट्रॉम में तो -10 मीटर, नैनोमीटर में -9 मीटर, पिकोमीटर में -12 मीटर। बस ऐसे ध्यान रखो। उसके बाद देखो दूसरी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मतलब कि है ना, कितनी बार, मतलब एक सेकंड में कितनी बार, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखो हम क्या करते हैं? एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट फिक्स कर लिया, इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल हो रही है, एक इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जा रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो देखो मुझे बताओ, टाइम की जो यूनिट है वो क्या होगी? सेकंड। और नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती, 25 30, हम क्या बोलेंगे? 25 वेव, 30 वेव, ऐसा। तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? उसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास सेकंड इनवर्स। ठीक है, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी सेकंड इनवर्स। आया समझ में? अब देखो एक चीज और होती है, सॉरी, ये कन्वर्जन आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब एक चीज आती है हमारे पास। अच्छा मुझे बताओ, ये अगर इसकी वेवलेंथ है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी? वेवलेंथ। ठीक है, और देखो ये क्या हो रही है? ये ऐसे फटाफट 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 चल रही है, और ये कैसे चल रही है? ये ऐसे चल रही है। ठीक है, मुझे बताओ इसकी वेवलेंथ क्या है? कम। और इसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। पर अगर आप देखो एक सेकंड में आप देखोगे तो इसमें एक, चलो मैं 5 तक काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5, इतनी देर में क्या हुआ? 5 का आंसर। अब मैं यहाँ पे करूंगी 1 2 3 4 5, इसमें कितनी देर? बहुत सारी वेव्स निकल गई। तो देखो अगर आपकी वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर आपकी वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। मतलब इस पॉइंट से कम नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल होंगी अगर ये इस तरीके से जाएंगे तो। देखो लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें फटाफट फटाफट जा रही है तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स क्या होंगे? ज्यादा। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं न्यू से। ठीक है, न्यू या म्यू इसको। तो देखो जो वेवलेंथ है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो लैम्डा इज इक्वल्स को अगर मेरे को हटाना है तो इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं c बाय म्यू। c क्या होता है? c जो है वो तुम्हारा क्या बोलते हैं? लाइट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट। c की वैल्यू कितनी होती है? c की वैल्यू होती है
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ रिलेशन थे जो आपको ध्यान रखने हैं। मतलब जैसे वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आप लैम्डा निकालो तो ये कितना हो जाएगा? c बाय म्यू। और अगर यहीं से आप म्यू निकालो तो म्यू कितना हो जाएगा? c बाय लैम्डा। म्यू कितना हो जाएगा? c बाय लैम्डा। बस ये तीन रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, मैंने जो हाईलाइट किया। लैम्डा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, मतलब वेवलेंथ, और यहाँ पे ये c बाय म्यू या फिर म्यू इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। इतना आप ध्यान रख लोगे। बस ये मुझे सिखाना था। अब आप इस पोजीशन पे आ गए हो कि हम ये पढ़ सके। तो देखो कैसे करोगे। क्या बोला उन्होंने? जो आइंस्टीन थे उन्होंने बोला कि लाइट का जो है ना वो डुअल नेचर है। एक तो वो वेव नेचर है और एक कैसा है? पार्टिकल। मतलब कि पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, मतलब एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, और वो ऐसे वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। ठीक है। उसके बाद है ना, तो बाद में क्या हुआ? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या बोला? देखो, डी ब्रॉगली से समझना वेव, ब्रॉगली वेव, ब्रॉगली वेव। ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि जो लाइट है और मैटर है इनका क्या होता है? एक वेव नेचर होता है। बिहेव एज अ वेव एंड पार्टिकल। मतलब उन्होंने क्या बोला कि एक, मतलब कोई भी पार्टिकल है तो उसके साथ क्या होगी? एक वेव एसोसिएट होगी। मतलब जैसे कि कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसके पीछे पीछे क्या होगी? एक वेव चलेगी। तो तुमने देखा होगा वो सीरियल्स में होता है ना, क्या बोलते हैं, जो, या फिर जो अच्छी अच्छी मूवीज होते हैं, या फिर जो अभी रिसेंट मूवी आई थी हमारी, कौन सी, ब्रह्मास्त्र, उसमें जब वो ऐसा चल रहा था उसके पीछे एक वेव चलती थी। तो वैसे ही अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसके पीछे क्या होगा? एक वेव चलेगी। ठीक है। तो देखो उसने क्या बोला कि उस वेव की जो वेवलेंथ होगी ना, वो क्या होगी? उसके, उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके मोमेंटम के। मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मोमेंटम ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, और मोमेंटम कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो देखो मोमेंटम पता है आपको? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू में वेलोसिटी। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ कि जो एच, जो लैम्डा है वो 1/mv के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? इस लैम्डा को हटाने के लिए, सॉरी, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया? h अपॉन में mv किया। देखो h क्या है? h तुम्हारा है प्लैंक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट किसने दिया था? प्लैंक ने दिया था। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। ये ध्यान रखना, इसकी जो यूनिट होती है ना वो क्या होती है? जूल सेकेंड, ना कि जूल पर सेकेंड। आप यहाँ पे गलती करते हो, जूल सेकेंड समझते हो। जूल पर, मतलब जूल पर सेकेंड बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, जब भी उनसे पूछो तो जूल पर सेकेंड नहीं है। क्या है? जूल सेकेंड है सिर्फ। जनरली हमको पर सेकेंड बोलने की आदत है, पर यहाँ ये आदत तुम्हारा गेन कर देगी। तो क्या ध्यान रखना है आपको? ये लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? h अपॉन में mv के इक्वल होगी। ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर मास कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। मास कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर मास ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। तो इसीलिए हम क्या होते हैं, हमारा मास तो बहुत ज्यादा है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में देखें तो हमारा मास तो बहुत ज्यादा है। तो हमारा मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारे साथ जो वेव एसोसिएट है उसकी वेवलेंथ क्या है? बहुत कम है। तो इसीलिए हम वेवलेंथ, जैसे अगर मान लो वेवलेंथ कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो क्या होगा? वो दिखेगी ही नहीं आपको। पर अगर मास बहुत कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। और वेवलेंथ अगर बहुत ज्यादा होगी तो वो आपको पार्टिकल क्या होगा? एज अ वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा। आया समझ में? बढ़िया। तो देखो ये था आपका डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि कोई भी पार्टिकल है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो उसके मोमेंटम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मोमेंटम को हम mv भी लिख सकते हैं, तो जो वेवलेंथ है वो mv के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो एक कांस्टेंट लूंगी h, जिसको हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। तो आपको यहाँ से क्या होगा? आपको यहाँ से या तो वेवलेंथ देंगे, वेलोसिटी निकलवा लेंगे, या वेलोसिटी देंगे, वेवलेंथ निकलवा लेंगे। देखो मास
मतलब वो डिफाइन कर देंगे कि आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं या न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मैंने सबसे शुरुआत में बताया था आपको 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs, ऐसा कर सकते हो आप। वो यहाँ पे रख देना और डायरेक्ट में क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे, एक साथ करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। देखो अब है ना, ये आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन कैसे आई उसका डेरिवेशन है, जो कि आपको कोई लेने देने का नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, ये बस आपको ध्यान रखना। तो देखो ये डी ब्रोगली इक्वेशन हमने पूरी खत्म कर ली थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, जिसका की नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब क्या, फोटोन, फोटोन मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी यानी लाइट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जब फोटोन इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ तो क्या होगा, वो इफेक्ट हमको यहाँ पे देखना है। इसी को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक है। मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे क्या हो रहा है, जैसे अपन ने एक मेटल लिया, कोई भी मेटल ले लो, उसकी सरफेस है, ठीक है। उस मेटल की एक सरफेस है। अब मान लो अगर इस पे कुछ लाइट आके पड़ रही है, ठीक है, कुछ लाइट आके पड़ रही है। देखो लाइट मतलब एनर्जी, और उसको हम क्या बोलते हैं, एच म्यू। देखो कोई भी एनर्जी E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच म्यू, ठीक है। एनर्जी जो है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच म्यू। तो समझो एच म्यू एनर्जी का इस पे कोई फोटोन पड़ा, ठीक है। म्यू यानी उसकी फ्रीक्वेंसी और एच यानी उसका प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या होगा, इस मेटल की सरफेस से, इस मेटल की सरफेस से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मेटल की सरफेस पे फोटोन पड़ेगा, मेटल की सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कि मेटल की सरफेस पे अगर फोटोन या एनर्जी पड़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस मेटल से कुछ एक एनर्जी से बंधा हुआ है, ठीक है। सपोज करो कि इसकी जो एनर्जी है वो हमने सपोज कर ली कि ई नॉट है, मतलब कि ये ई नॉट एनर्जी से इस मेटल से बंधा हुआ है। तो मुझे बताओ ये कब बाहर निकलेगा, ये तभी बाहर निकलेगा ना जब इसको ई नॉट एनर्जी मिल जाए। जब इसको ई नॉट एनर्जी मिल जाएगी तभी ये उससे बाहर निकलेगा। अगर इसको एनर्जी ई नॉट से कम मिली तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो देखो इसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन। एक टर्म आती है यहाँ पे वर्क फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फाई से डिनोट करते हैं। तो देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove minimum energy required to remove और eject लिखना चाहिए, to eject electron from the metal surface। देखो इस मेटल की सरफेस से हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ना कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी से वो क्या है वहां पे बाइंड है उस मेटल सरफेस से। तो उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। अब सपोज करो कि मैं जो इंसिडेंट होने वाली एनर्जी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कि जो इंसिडेंट होने वाली एनर्जी है वो क्या है आपकी, लेट सपोज ई है, डेल्टा ई, ठीक है। वो क्या है आपकी ई एनर्जी है। और आपकी जो ये क्या है, ये आपकी इंसिडेंट है जो आके पड़ेगी। इतनी एनर्जी क्या हो रही है, अपन बोले यहाँ पे एच म्यू एनर्जी जो है वो कौन सी है, इंसिडेंट है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू एच म्यू होता है, तो मैंने एच म्यू लिख दिया, ठीक है। अब मान लो कि जो निकालने के लिए जरूरी एनर्जी है, मतलब आपका जो वर्क फंक्शन है फाई, वो क्या है, वो अगर सपोज करो एच म्यू नॉट है, मतलब इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकल सके। तो देखो अगर आपका जो एच म्यू है वो एच म्यू नॉट से बड़ा है या उसके इक्वल है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर जाएगा। पर अगर आपका जो आने वाली एनर्जी है वो छोटी है किससे, उसके वर्क फंक्शन यानी एच म्यू नॉट से, तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर
नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाई देखो, जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपकी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी या उसके इक्वल है तो ये इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर छोटी है तो ये इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा। अब देखो दूसरी चीज, यहाँ पे एक चीज ये समझो कि मान लो अगर अपना जो एच म्यू नॉट है एच म्यू के इक्वल हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वहीं के वहीं रहेगा। पर अगर मान लो ये एच म्यू है जो आने वाली है वो क्या है, बड़ी हो जाए उसके वर्क फंक्शन से। अगर बड़ी हो जाएगी तो देखो मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गई, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गई वो क्या होगी, वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी उसको चाहिए थी वो तो उसने क्या हुआ, उस मेटल से बॉन्ड तोड़ने या उस सरफेस से निकलने के लिए यूज कर ली। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली उसको क्या करेगा, वो उसको एज अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा। तो देखो जो आने वाली लाइट थी वो कितनी थी, एच म्यू थी, ठीक है। उसके बाद एच म्यू नॉट तो उसने किस में यूज कर ली, एच म्यू नॉट उसने इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए यूज कर ली। उसके बाद जो बची हुई एनर्जी है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। आया समझ में? यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो एक बार मैं समराइज कर देती हूँ क्या होता है। जब है ना जो लाइट होती है उसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, लाइट एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है। जब एच म्यू इंटेंसिटी का फोटोन अगर इस पे पड़ता है किसी भी मेटल सरफेस पे तो वो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके बाहर चला जाता है। अब देखो अब ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है वो एक ही कंडीशन में इजेक्ट हो सकता है, जब जो आने वाली एनर्जी है वो जितनी इसने मेटल से बाइंड कर रखी है उसको उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। पर अगर उससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। अब वर्क फंक्शन से ज्यादा अगर हमारी लाइट आ रही है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और अगर कम आ रही है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर उसके इक्वल आ रही है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा, पर अगर उससे ज्यादा आ रही है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यही है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहां पे आपको अच्छे से बस और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। देखो इसके बाद अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम बोर का मॉडल पढ़ सके। अब हम बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं इस चैप्टर की कि हम ये वाला मॉडल पढ़ सके। देखो क्या होता है, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसने क्या बोला था कि न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब हमने इस पे मैक्सवेल की थ्योरी लगाई तो वो फेल हो गई, है ना। क्योंकि अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव करता है तो वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को लूज करता है, और कंटिन्यूअसली अगर एनर्जी को लूज करेगा तो अपनी जो पाथ की रेडियस है उसको छोटा करता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जबकि वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। इसका मतलब रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसको एज अ ड्रॉबैक मानते हुए बोर ने उसकी एक कमी को दूर करके अपना एक मॉडल दिया जो कि अभी तक हम मानते हैं, ठीक है। इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशन थी लेकिन स्टिल बहुत हद तक ये मॉडल सही था। तो देखो इन्हें कुछ पोस्टुलेट्स दिए। तो इनका पहला पोस्टुलेट क्या था, उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। देखो रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसने भी यही बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन उसने कहीं पे भी फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बोला। इसने क्या बोला कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और उसकी रेडियस क्या है, फिक्स है। अब देखो अभी तक तो हमको दिमाग में ये है कि भाई अगर सर्कुलर में भी घूम रहा है तो भी तो वही होना चाहिए जो रदरफोर्ड के साथ हुआ। तो रुको अभी जरा नेक्स्ट पोस्टुलेट देखो क्या बोलता है। वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only in those orbital whose angular momentum mvr is an integral multiple of h by 2। क्या बोला कि देखो वो ये बोला कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो केवल यही शेल प्रेजेंट है या यही सर्कुलर ऑर्बिट प्रेजेंट है। जब तुम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच में जाओगे ना तो तुमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट मिलेंगे,
लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही जाके घूमता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, देखो मोमेंटम क्या होता है, कल मैंने बताया था B इज इक्वल्स टू mv, तो मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको उस जिस एंगल पे घूम रहा है उसकी रेडियस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये mv है। तो जब इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल। अगर मान लो यहाँ 1 होता है तो पहली शेल हो जाएगी, अगर यहाँ 2 होता है तो दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल। देखो h की वैल्यू भी फिक्स है 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। 2 और पाई दोनों की वैल्यू फिक्स है, तो ये एक फिक्स वैल्यू आएगी। अगर ये फिक्स वैल्यू के इक्वल आ गया तो एंगुलर मोमेंटम, तो वो पहली शेल हो जाएगी। अगर इस फिक्स वैल्यू के ट्वाइस के इक्वल आ गया तो वो दूसरी शेल हो जाएगी, थ्राइस के इक्वल आया तो तीसरी शेल हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई इस डिस्टेंस पे तुमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। उसके बाद क्या बोला कि देखो as long as electron occupy a definite energy level, इसका जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट था वो शायद इसमें मिस है। देखो वो क्या है, ये तो हो गया आपका सेकंड पोस्टुलेट, समझ में आया। इसके बाद देखो थर्ड उन्होंने क्या बोला कि देखो अगर मान लो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अब देखो इस पे भी तो भले ही एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है, सब कुछ सही है, पर इस पे भी तो तुम्हारी मैक्सवेल की थ्योरी लगनी चाहिए ना कि भाई इसका भी, ये भी घूम रहा है तो थोड़ी देर बाद अपनी रेडियस को छोटा करेगा, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस में जाके फॉल हो जाएगा। पर देखो इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था, आई डोंट नो इसमें कैसे मिस हो गया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने केवल एक लाइन बोल के रदरफोर्ड का पूरा ड्रॉबैक ही खत्म कर दिया। देखो क्या बोला उन्होंने, बोला कि देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, ये तो आपको भी पता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें दो टाइप के फोर्स काम करते हैं। एक होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल मतलब जो अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो बाहर की तरफ लगता है। तो देखो क्या होता है इसमें ना, एक फोर्स तो लग रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, एक फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमने देखा है ना, जब आप ऐसे रस्सी में पत्थर बांधते हो तो वो कैसे एकदम सर्कुलर मोशन करता है, क्योंकि आप उसको एक फिक्स फोर्स दे रहे हो बाहर की तरफ अपने हाथ से। ठीक है, तो कभी देखा है कि वो ऐसे 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 मूव कर रहा हो, नहीं, वो कैसे मूव करता है, हमेशा वो ऐसे ऐसे मूव करता है। जितना आप उसको फोर्स दोगे अपने हाथ से, आप उसको बाहर की तरफ एक फोर्स दे रहे होते हो, और एक फोर्स जो है वो पत्थर रस्सी से आप क्या कर रहे हो, उसको अपनी तरफ खींच भी रहे हो, तो वो दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तब हमारा वो जो रस्सी में पत्थर वाला होता है वो क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन करता है। इसी तरीके से इसमें देखो एक फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है जिसको हम बोलते हैं mv स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है, और एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स मतलब एक कौन है, इलेक्ट्रॉन, और अंदर कौन है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर की तरफ खींचेंगे, तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक तो लग रहा है आपका mv स्क्वायर अपॉन में r, और एक लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका की वैल्यू होता है k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखो ये आपको क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। आप बस ये समझो कि जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। और इसी वजह से क्या होता है, देखो अगर मान लो कोई फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और उसका ही काउंटर अंदर की तरफ लगे इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में, तो बताओ ये जो ये इस तरीके से मूव करेगा, ये कभी भी अपने रेडियस को छोटा करेगा क्या, नहीं, क्योंकि जो बाहर की तरफ जितना फोर्स लग रहा है उतना ही अंदर की तरफ लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए ये जो है अपनी रेडियस को छोटा नहीं करता और न्यूक्लियस में आके फॉल नहीं होता। तो ये जो इन्होंने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करके क्या किया, उसका जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था उसको खत्म कर दिया। तो यही है हमारा बोर मॉडल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट होती है, जैसे कि मान लो अगर आपका जो mvr की वैल्यू है वो h अपॉन 2 पाई के इक्वल आ गई तो ये वाली शेल हो जाएगी, और 2h अपॉन 2 पाई के इक्वल आ गई तो ये हो जाएगी 3, ऐसे करके ये बहुत सारी शेल्स बचेंगी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, as long as electron occupy a definite energy level it does not radiate out the energy। वही बात है कि अगर उसने एक बार इसमें इलेक्ट्रॉन घुस गया
तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। रदरफोर्ड के हिसाब से तो एनर्जी को कंटिन्यूअसली लूज करना चाहिए, पर इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, वो उस ऑर्बिट में रहेगा और एनर्जी को लूज नहीं करेगा ना रेडिएट। उसके बाद उन्होंने बोला कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट तभी करेगा जब वो पहली शेल से दूसरी शेल में जाए या दूसरी शेल से पहली शेल में आए। मतलब क्या है मेरा, मतलब ये है कि अगर वो पहली शेल से दूसरी शेल में जाएगा तो देखो पहली शेल की एनर्जी कम होगी, दूसरी शेल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तीसरी की और ज्यादा, चौथी की और ज्यादा। तो जब पहली से दूसरी में जाएगा तो उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी वो पहली से दूसरी में जाएगा। और अगर दूसरी से पहली में आएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ये बोला कि वो अपनी शेल में एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, एनर्जी रिलीज नहीं करता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज कब करता है, जब वो या तो पहली शेल से दूसरी शेल में जाए या दूसरी शेल से पहली शेल में आए, या पहली से तीसरी में जाए या दूसरी से तीसरी। मतलब जब भी वो शेल चेंज करेगा तब जाके वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। क्लियर है? बढ़िया। देखो उसके बाद अगर अब वो हायर एनर्जी में जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये कौन से स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है। उसके बाद देखो जैसे n इज इक्वल्स टू 2 है तो हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी जो डिफरेंस आएगा E2 वो क्या आएगा, E2 माइनस E1 में। ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी आपकी, एब्जॉर्ब होगी। अगर मान लो n1 जैसे मतलब n1 n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2 में जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और अगर n इज इक्वल्स टू 2 से 1 में आएगा तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो प्लस साइन आता है और एनर्जी एमिट होती है तो माइनस साइन आता है। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा बोर मॉडल। बोर ने क्या बोला कि फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है, और अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा या रेडिएट नहीं करेगा, और वो अपनी रेडियस को छोटा भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स के इक्वल होता है। उसके बाद उसने बोला न्यूक्लियस से शेल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी शेल में जाता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल हो जाए। उसके बाद बोला कि अगर पहली शेल से दूसरी शेल में अपनी मतलब अपने से हायर शेल में जाना है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अगर लोअर शेल में आना है तो एनर्जी को एमिट करता है। ठीक है। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो प्लस साइन होता है, एनर्जी एमिट होती है तो माइनस साइन। क्लियर है? बढ़िया। तो देखो अब बोर ने जो मॉडल दिया उसके बाद उसने ना कुछ बहुत सारे फॉर्मूले दिए जो कि पता नहीं स्लाइड में नहीं है, हम है ना उन फॉर्मूले को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शॉर्टकमिंग या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। तो देखो फॉर्मूला क्या दिया, पहला फॉर्मूला उन्होंने दिया था एनर्जी कैलकुलेशन के लिए। एनर्जी कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला दिया कि अगर मान लो आपको किसी भी ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, En इज इक्वल्स टू -13.6 n स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला दिया आपको एनर्जी कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये आपकी क्या मिल जाएगी, एनर्जी। ये है आपकी यहाँ से मिलेगी टोटल एनर्जी। क्या मिलेगी आपकी, टोटल एनर्जी। तो देखो जो टोटल एनर्जी होगी वही क्या होती है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब कि अगर आप इसकी जो वैल्यू यहाँ पे आई, अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो आप है ना ये वाला फॉर्मूला लगा लो और उसका अपोजिट साइन करके दे दो तो आपको क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और अगर टोटल एनर्जी पूछी है तो जस्ट यहीं से कैलकुलेट कर लो। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो क्या करो, इसको जो वैल्यू आई उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो मिल जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपको जूल में कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि मान लो आंसर वो किस में पूछ सकते हैं, जूल में पूछ सकते हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद उन्होंने ना एक रेडियस के लिए कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया था, मतलब कि किसी भी ऑर्बिट में अगर आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है आर एन इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू में क्या हो जाएगा, एन अपॉन में जेड, एन स्क्वायर अपॉन में जेड। क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन में जेड। ध्यान रखना ये एन स्क्वायर अपॉन में जेड। अब देखो ये आर नोट क्या है, आर नोट है मतलब बोहर रेडियस। बोहर रेडियस मतलब कि एलिमेंट मतलब न्यूक्लियस से फर्स्ट सेल की जो डिस्टेंस है वो,
उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 0.529, यहाँ पे आएगा आपका एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो आपका ये जो फॉर्मूला है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.529 n स्क्वायर बाय z स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। देखो n क्या है, n क्या है, शेल, कौन से शेल के लिए निकालना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो सब क्या है आपका n की वैल्यू। और z क्या है, z मतलब कि आपका एटॉमिक नंबर, कि आपका हाइड्रोजन है या फिर हीलियम प्लस है या फिर बेरिलियम 2+ है, ये सब जो है वो क्या होंगे z। इनके लिए जैसे हीलियम के लिए Z2 हो जाएगा, उसके बाद बेरिलियम के लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसा 4 हो जाएगा। और यहीं से आपकी है ना वेलोसिटी कैलकुलेशन भी आती है। देखो वेलोसिटी के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया कि किसी भी शेल में किसी भी एटम की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाय n मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना आप, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। क्लियर है। अब देखो यहाँ से ना हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इनका रेशो, अगर आपसे रेशो पूछ ले तो कुछ नहीं, इसको है ना, जैसे मान लो बोल दे कि पहली शेल में लिथियम की पहली शेल का इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम की दूसरी शेल का, तो इसका रेशियो बताओ। तो कैसे करोगे, अगर लिथियम की पहली शेल, लिथियम की फर्स्ट शेल बोलिए, लिथियम 2+, तो देखो इसके लिए Z तो हमारे पास 3 हो गया है ना, और फर्स्ट शेल पूछिए मतलब N1 हो गया, तो ये हमको मिल गया डाटा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बेरिलियम 3+ की सेकेंड शेल पूछिए तो N इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2, और बेरिलियम Z इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4। इस तरीके से निकालना सिखा दिया मैंने आपको, निकाल लोगे ना कि ये बेरिलियम लिथियम कैसे। अब अगर इनका रेशियो पूछा है तो रेशियो बहुत सिंपल है, देखो इवन रखो, ये तो -13 से -13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, E ऑफ लिथियम 2+ बाय E ऑफ बेरिलियम 3+, कितना हो जाएगा, देखो Z1 का स्क्वायर अपॉन में N1 का स्क्वायर, और जब इसके अपॉन में आप करोगे Z1 N1 तो वो ऊपर चला जाएगा, N2 का स्क्वायर अपॉन में Z2 का स्क्वायर। तो आप इस तरीके से एनर्जी का रेशियो भी निकाल सकते हो। सेम आप रेडियस का रेशियो भी निकाल सकते हो, N1 का स्क्वायर अपॉन में Z1 इनटू में Z2 अपॉन में N2 का स्क्वायर। सिंपल है, इस तरीके से कर लोगे आप। तो ये इजी है बहुत, तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको। अभी जो जेईई अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आया था, तो आपको बस ये करते आना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया, देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी ड्रॉबैक देखते हैं, किसका, बोर्स मॉडल। देखो बोर्स मॉडल के कुछ ड्रॉबैक थे। सबसे पहले तो ये कि ये है ना केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड था। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इसके लिए वैलिड है। अगर मैं बोलूं ये हीलियम प्लस के लिए वैलिड है, देखो हीलियम में वैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन प्लस तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 2+ के लिए वैलिड है, मतलब कि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 2 निकाल लो 1 बचेगा, तभी आपका बोर मॉडल एप्लीकेबल है। ये आपका बेरिलियम 3+ के लिए वैलिड है, मतलब इन स्पीसीज के लिए ही वैलिड है, बाकी आप किसी दूसरी स्पीसीज पे लगाओगे तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड थी, केवल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के, ठीक है। दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या था कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने बताया आपको कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब देखो दूसरा ये, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देखो अभी हम जब मैं स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगी तब उसके बाद बताऊंगी कि ये जैसे मान लो क्या हो रहा था, इसकी बहुत सारी ऐसे लाइंस आ रही थी, ठीक है। वो लाइंस आगे जाके क्या हो रही थी, वो लाइंस आगे जाके ऐसे स्प्लिट हो रही थी, वो लाइन आगे जाके ऐसे स्प्लिट हो रही थी, और इन स्प्लिटिंग को बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक काम करते हैं हम पहले जो स्पेक्ट्रा है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद ड्रॉबैक पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम स्पेक्ट्रा देख लेते हैं, उसके बाद ड्रॉबैक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो
अभी है ना, बोर का जो मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसको समझने से पहले हमको एक बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं स्पेक्ट्रा क्या होता है। स्पेक्ट्रा इज बेसिकली लाइक, मान लो जैसे हमारी एक व्हाइट लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट है, अगर आप इसको प्रिज्म में से पास करोगे तो आपको पता है कि इसमें 7 कलर्स में टूट जाती है, 7 कलर्स में टूट जाती है, आपको पता है ना, ये 7 कलर्स में टूट जाती है। अब देखो, जैसे कि आपने रेनबो देखा होगा, तो अगर आप रेनबो देखते हो तो वो क्या होता है, वो मतलब 7 कलर्स का एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, 7 कलर का एक क्या होता है, स्पेक्ट्रम, जो एक स्कैटर्ड दिखाई देता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब है ना, वो स्पेक्ट्रा जो है वो दो टाइप का हो सकता है। देखो, दो टाइप का कैसा, कि मतलब वो कंटिन्यूअस हो सकता है और वो लाइन हो सकता है। तो जैसे देखो, जब आप रेनबो देखते हो तो रेनबो में क्या होता है कि मान लो जैसे यहाँ पे आपका अगर वॉयलेट कलर है, तो जब जब जैसे जैसे देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम वॉयलेट की आपको ऐसी लाइन दिखेगी, उसके बाद फिर आपको इंडिगो की दिखेगी, फिर आपके पास ब्लू की दिखेगी, फिर आपके पास ग्रीन की दिखेगी, ऐसे कोई सेपरेट कोई भी एक लाइन नहीं दिखती है आपको। क्या होता है, जो जैसे जैसे वॉयलेट खत्म होता जाता है, इंडिगो आता जाता है, तो आपको जो स्पेक्ट्रा है ना, वो एक ऐसा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलता है। इसी में आपके सारे कलर्स होते हैं, इसी में आपके सारे कलर्स होते हैं, आपको कोई ऐसी लाइन बनती नहीं हुई दिखाई नहीं देती। तो ये क्या बोलते हैं हम इसको, कि ये आपका एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मतलब इसमें आपका जैसे ही इंडिगो खत्म होने वाला होता है, वैसे ही कौन आने लगता है, सॉरी, वो वैसे ही कौन आने लगता है, ब्लू आने लगता है। पर इस तरीके से नहीं होता कि यहाँ पे एकदम सेपरेट लाइन आपको इंडिगो की मिलेगी, या फिर आपको ब्लू की मिलेगी, या ग्रीन की मिलेगी, ऐसा कुछ होता नहीं। तो देखो, इस टाइप का जो स्पेक्ट्रा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और इसको हम क्या बोलेंगे, अगर आपको ऐसे लाइन सेपरेट होती हुई दिखाई दे, और मतलब दो, जैसे दो लाइन के बीच में आपको एक क्या दिखाई दे, डार्क लाइन दिखाई दे, ये क्या है, एक डार्क लाइन है। अगर आपको ऐसे डार्क लाइन दिखाई दे तो हम क्या बोलते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रा है। मतलब आपको ऐसे मतलब एक कलर की लाइन दिखाई दे, फिर दूसरे कलर की लाइन दिखाई दे, लेकिन बीच में अगर आपको डार्क लाइन दिखाई दे, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि एक ऐसा स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसी तरीके से एमिशन स्पेक्ट्रम हमारा दो टाइप का होता है। देखो, स्पेक्ट्रम मतलब जो मैंने तुमको बताया कि ऐसे कोई भी मतलब स्कैटर्ड लाइट जो दिखाएगी, वो स्पेक्ट्रा हो गया। स्पेक्ट्रा हमारा दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है एमिशन और एक हो सकता है एब्जॉर्प्शन। तो जो मैंने अभी समझाए दोनों, वो कौन से है, एमिशन, क्योंकि मान लो प्रिज्म से आप जा रहे हो तो लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है। एमिट हो रही है मतलब एमिट कब होगी, एमिट कब होगी, जब देखो कोई भी सब्सटेंस जो है वो हाई एनर्जी में होगा, और हाई एनर्जी से जब लोअर एनर्जी में आएगा तो क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा। तो वही होगा हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का हो सकता है, कंटिन्यूअस और लाइन। अभी जैसे समझाया कि अगर मान लो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअस पैटर्न में लाइट को एमिट करे तो कंटिन्यूअस, और अगर लाइन लाइन के पैटर्न में करे तो लाइन स्पेक्ट्रम। तो देखो, हमारा जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है ना, वो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारा हाइड्रोजन का है, वो एक एमिशन स्पेक्ट्रा है, और एमिशन में भी कौन सा है, एक लाइन स्पेक्ट्रम है। कौन सा है, लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम है, तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा है, तो आपको बोलना है वो एक एमिशन और लाइन, एमिशन का लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। उसके बाद देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी आता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब कि मान लो आपकी बहुत सारी ऐसे लाइट थी, ठीक है, बहुत सारी वेवलेंथ की, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट थी, उसको आपने किसी सब्सटेंस से पास किया, सपोज करो ये तो आपको मिल गई, और ये भी आपको मिल गई, लेकिन ये बीच वाली गायब हो गई। इसको क्या किया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। जब इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो बीच में आपको क्या मिलेगा, डार्क लाइन मिलेगी, तो डार्क शेड मिल जाएगा। तो इसी तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब ये लाइन हमको मिलनी तो चाहिए थी, पर इसमें जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट था, उस सब्सटेंस ने क्या कर लिया, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन में क्या होता है, एमिशन में ऐसा होता है कि आप लाइट को पास करो, वो एमिट होती है, मतलब स्पेक्ट्रा देती है एमिशन, और इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाती है लाइट, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अब देखो, हमने बोला कि जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा है वो कैसा है, लाइन स्पेक्ट्रा है और एमिशन स्पेक्ट्रा है। तो देखो, इसमें क्या होता है, मान लो जैसे ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये क्या है, ये इसकी, सपोज करो ये इसकी ग्राउंड स्टेट, मतलब
ये पहली शेल है, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 2 मतलब ये सेकंड सेल है। इसको मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, 4 5 6 ऐसे तरीके से। अगर मान लो n इज इक्वल टू 2 है तो वो कौन सी होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मान लो जो हाइड्रोजन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो एमिट मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब करके सेकंड सेल में चला गया। अब वो वहां से किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। मान लो थर्ड में चला गया, फोर्थ में चला गया, सिक्स में चला गया, ऐसे इनफाइनाइट में चला गया। और अगर वो इनफाइनाइट से आपकी किस में आ जाए, एकदम ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो देखो आपको ये लाइन मिलेंगी। जैसे कि मान लो ये क्या हो रहा है, पहली दूसरी से पहली में आ रहा है, तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, आठवीं से, ऐसे करके ये इनफाइनाइट से भी आ सकता है। अगर ये पहली शेल में आता है तो ये एक सीरीज ऑफ लाइन बनती है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये दूसरी में आता है तो एक सीरीज ऑफ लाइन बनती है, तीसरी में आता है तो एक सीरीज ऑफ लाइन बनती है, फोर्थ में आता है तो एक सीरीज ऑफ लाइन बनती है, फिफ्थ में आता है तो एक सीरीज ऑफ लाइन बनती है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको देखो, अगर वो आपका n इज इक्वल्स टू 1 में आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो लाइमन सीरीज है, ठीक है। अगर n इज इक्वल्स टू 2 में आता है तो हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज है, 3 में आता है तो हम बोलते हैं पास्चन सीरीज है, 4 में आता है तो ब्रैकेट, और 5 में आता है तो एफ। तो इस तरीके से आपकी, अगर वो किसी से भी आए, पहली दूसरी तीसरी, मतलब पहली में आए, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी से, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा कौन सा है, पहली में आएगा तो लाइमन सीरीज, ठीक है, दूसरी में बाल्मर। अब देखो इसकी है ना वेवलेंथ, मान लो जैसे कि अगर ये आपका n इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, ये n इज इक्वल्स टू 2 है और ये n इज इक्वल्स टू 1 है। अब अगर n इज इक्वल्स टू 2 से 1 में आएगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट डेल्टा E जो है वो ये क्या करेगा, एमिट करेगा। अब E इज इक्वल्स टू क्या होता है, h म्यू। तो h मतलब देखो डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्या होता है, h म्यू, और म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, c बाय लैम्डा, कल हमने देखा था। तो देखो इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेवलेंथ होगी जो कि ये एमिट करेगा। तो उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ कैलकुलेशन फॉर्मूला। तो देखो इसको हम बोलेंगे ये कैसा होता है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1 एन, ठीक है, इसको अपन एम एन कर लो, ठीक है, n माइनस m का स्क्वायर, n 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। तो देखो जो RH है ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये देखो 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। इस ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखो n और m क्या है, n मतलब है कि आपका जो भी लोअर एनर्जी लेवल है, कौन, m मतलब लोअर एनर्जी लेवल और m मतलब हायर एनर्जी लेवल। तो अगर जैसे आपकी लोअर एनर्जी लेवल मान लो जैसे कि इसमें आ रहा है n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, तो आप क्या रखोगे लोअर एनर्जी लेवल को 2 में, और हायर कुछ भी हो सकता है 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर आपसे मान लो बोलिया कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वो वार्मर सीरीज में आ रहा है, तो वार्मर सीरीज इनफाइनाइट से आ रहा है मतलब आपका हायर एनर्जी लेवल क्या हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। लोअर एनर्जी लेवल कैसे निकालोगे, उसने बाल्मर बोल दिया है तो मतलब n1 या n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, और अगर आपसे इनफाइनाइट बोल दिया तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते आना चाहिए। मान लो अगर बोल दिया कि लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज है मतलब उसने खुद ने बोल दिया है कि n की वैल्यू आपको 1 रखनी है और एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू वो देंगे आपको कि किससे आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो खत्म होता है। अब देखो मैं आपको क्या समझा रही थी, मैं आपको ये समझा रही थी कि हाँ देखो क्या हुआ, ये जो लाइन आ रही थी जब हमने इन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये लाइन क्या होने लगी, स्प्लिट होने लगी। ये लाइन क्या होने लगी, स्प्लिट होने लगी। अब है ना इस स्प्लिटिंग को बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखो यहाँ तक तो बोर का मॉडल एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसके बाद जो स्प्लिटिंग है उसको बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो अब हम आ जाते हैं ड्रॉबैक पे। तो देखो पहला तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड था, उसके बाद डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उन लाइंस पे अगर हमने
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो मैं क्या बोला, वो जो लाइन आ रही थी वो बाद में जाके ऐसे स्प्लिट हो जा रही थी, और इन स्प्लिटिंग को हमारा बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इसके बाद ये जो है इसने तो क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, पर इसने वेव नेचर और इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो इसलिए भी ये क्या हो गया, डिस्कार्ड कर दिया। जैसे हमने पढ़ा कि वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, तो उस तरीके से फिर ये आपको डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ये फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए भी ये डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद जो शेल बताई, उसमें उस शेल का ना तो ज्योमेट्री बताया, ना कोई एनर्जी, मतलब कुछ भी नहीं बता पाया, बस सिर्फ ऐसे जो जनरल बातें थी वो ही बता दिया। बाकी वो ज्योमेट्री और शेप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, इसके हिसाब से तो सब स्फेरिकल होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला मॉडल भी फिर जाके क्या हुआ, फेल हो गया। इसके बाद आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। वो मॉडल जो है वो अभी तक वेल एक्सेप्टेड है और उससे बहुत सारी चीजें हमको पता चली है, तो उसको हमको नहीं पढ़ना, उसका बस कुछ एसेंस है जो हमको पढ़ना है, तो वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू। जब तक आप वीडियो को एंजॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट करो।